मैं जितेंद्र सिंह जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से फिर से एक बार आया हूं आपके साथ इस शैक्षिक मूल्यांकन की क्लास नंबर 4 के साथ। आज हम चर्चा करेंगे अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, यानी कि जो भी हम टेस्ट लेते हैं या जो हम टेस्ट बनाते हैं तो जो अच्छे टेस्ट होते हैं तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बीएड, डीएलएड, यानी कि जो भी आपकी अध्यापक संबंधित भर्ती है तो वहां यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अनिवार्य रूप से। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं और इन विशेषताओं को आप समझेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर नंबर 4। तो आज का हमारा टॉपिक है अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, यानी कि अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपका है तकनीकी विशेषता और आपका दूसरा जो भाग है वो है व्यावहारिक विशेषता। तो सबसे पहले हम तकनीकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 है आपकी तकनीकी विशेषता वैधता। तो वैधता को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो वैधता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलिडिटी। तो वैधता का क्या मतलब होता है, जिस उद्देश्य के लिए कोई परीक्षण बनाया हो उसकी पूर्ति होती है तो वह परीक्षण वैध होता है। यानी कि हमने कोई परीक्षण बनाया किसी उद्देश्य को लेकर और उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो वो परीक्षण वैध है। यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो परीक्षण वैध नहीं है। मान लीजिए हमने किसी क्लास में किसी बच्चे के लेखन शैली को देखना चाहा, यानी किसी बच्चे की जो हमने राइटिंग चेक करना चाह रहे हैं, तो उस राइटिंग चेक करने के लिए हमने जो परीक्षण बनाया, जो टेस्ट लिया, तो उस टेस्ट में हमने यदि निबंधात्मक प्रश्न दिए, निबंध लिखने को दिए, तो उससे क्या होगा, हम उसके लेखन प्रणाली को यानी उसकी राइटिंग को हम देख सकते हैं। तो वो क्या हुआ, परीक्षण वैध हुआ। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम यदि उस परीक्षण में उसे बहुविकल्पीय प्रश्न या व्याकरण से संबंधित प्रश्न दे दें तो वहां पर जो है उसके जो है राइटिंग को यानी लेखन शैली को हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हुआ, उसकी लेखन शैली को चेक करने के लिए परीक्षण वैध नहीं होगा। यानी वैध परीक्षण वही होता है जिस उद्देश्य से हमने जो टेस्ट बनाया उस टेस्ट जो वो टेस्ट है उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो वो जो है टेस्ट वैध है। तो परीक्षण की जो मुख्य विशेषता में नंबर 1 हुई आपकी वैधता, नंबर 2 है आपकी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता जब परीक्षण ऐसा परीक्षण जो बार बार ले रहे हैं हम और उसका जो रिजल्ट है उस परीक्षण के माध्यम से एक ही आ रहा है तो वो क्या होगा, विश्वसनीय होगा। मान लीजिए कोई टेस्ट बनाया, उस टेस्ट का जो हम जब भी रिजल्ट हम उस टेस्ट का जो बच्चों पे अप्लाई करते हैं और उस टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता है वो एक आता है तो वो क्या हुआ, आपका विश्वसनीय हुआ। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी क्लास में, मान लीजिए कक्षा 4 है आपकी और कक्षा 4 में हमने क्या किया कि हमने गणित का टेस्ट लिया, गणित की हमने उनकी क्षमता जांचने की कोशिश की। तो गणित के जो सवाल हमने दिए तो उसमें से बच्चों का क्या हुआ कि 50 में से जो है 35 नंबर आए उस बच्चे के। और हमने वही टेस्ट उसी कंडीशन में उतने ही टाइम का टेस्ट, बिल्कुल सब कुछ उसका वही शेड्यूल जो है अगले दिन फिर से उसी बच्चे को दिया, सवाल में थोड़ा चेंज करके, लेकिन उनकी जो कठिनाई स्तर, उनका जो लेवल था वही था, उनका पैटर्न वही था। तो 50 में से फिर से 35 नंबर आए। वही टेस्ट तीसरी बार दिया, यानी हम कितनी बार भी उस परीक्षण को दे रहे हैं, उस टेस्ट को दे रहे हैं, उस बच्चे को उस टेस्ट को उस पर अप्लाई कर रहे हैं, बार बार उसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो वो क्या होगा, विश्वसनीय टेस्ट होगा। यदि इसका रिजल्ट चेंज हो रहा है तो वो विश्वसनीय टेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होगा विश्वसनीय का मतलब हुआ कि कोई टेस्ट जब लिया जाता है या किसी टेस्ट का जब हम किसी बच्चे पे प्रयोग करते हैं तो उसका जब रिजल्ट सेम आता है, बार बार पुनः वही रिजल्ट आता है तो वो जो है विश्वसनीय टेस्ट होगा। अब अगला आपका आता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठता तीसरी विशेषता आपकी होती है किसी परीक्षण की, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप स्पष्ट हो तथा उसका एक निश्चित उत्तर होना चाहिए। इस परीक्षण में परीक्षक की यानी अध्यापक की मनोदशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि प्रश्न पत्र हो, यानी कि कोई टेस्ट है, कोई प्रश्न पत्र है तो प्रश्न पत्र का जो है आपका प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है उनके उत्तर जो है स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि उनका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, ना कि उसके उत्तरों में कोई घुमाव फिराव होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा टेस्ट होना चाहिए जिसपे जो है अध्यापक का कोई प्रभाव ना पड़े, अध्यापक का प्रभाव ना हो। अब यहाँ अध्यापक के प्रभाव को कैसे समझेंगे कि मान लीजिए एक टेस्ट दिया, अब
मैं हूँ किसी बच्चे को, मान लीजिए एक अध्यापक मैं हूँ, एक आप हैं, अब मैंने तो अपने मुझे जो बच्चा अच्छा लगा तो मैंने उसी टेस्ट पे मान लीजिए कोई आपने निबंध लिखने को दे दिया कि भारत की राजधानी पर निबंध लिखिए, भारत की राजधानी पर निबंध लिख कर दिखाइए। अब हम हमारे जो जिस बच्चे को मैं अच्छा मानता हूं तो मैंने उसे 100 में से 80 नंबर दे दिए। वहीं दूसरे टीचर ने यदि वो चेक किया, या मान लीजिए दूसरे बच्चे को जो जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं, पहले बच्चे को मैंने 100 में से 80 दे दी, जिस बच्चे को मैं पसंद नहीं करता हूँ लगभग उसने भी सही से लिखा, लेकिन मैं वहां पर 50 नंबर दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वहां इस टेस्ट में जो है वस्तुनिष्ठता नहीं हुई। तो हमें टेस्ट जो है इस तरीके का बनाना चाहिए, यानी हमें परीक्षण इस तरीके का बनाना चाहिए जिसमें वस्तुनिष्ठता हो। मान लीजिए उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं कि भारत की राजधानी का नाम बताइए, स्पष्ट होना चाहिए। तो भारत की राजधानी क्या हुई, दिल्ली हुई। तो यहाँ पर स्पष्ट है, तो मैं चाहकर भी जाऊँ 100 में से जिस बच्चे को अगर इसमें 100 में से 100 दूंगा तो दूसरे बच्चे को 100 में से 100 दूंगा यदि उसने दिल्ली उत्तर दिया है तो, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उत्तर है। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए टेस्ट में, ये एक मुख्य विशेषता है किसी भी परीक्षण की। तो वस्तुनिष्ठता के बाद जो है आपका अगला आता है अब नंबर 4, विभेदिकता। यानी कि विभेदिकता क्या होता है, विभेदिकता का मतलब होता है इंग्लिश में आपका डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसका मतलब होता है परीक्षण ऐसा हो जो उच्च योग्यता और निम्न योग्यता दोनों प्रकार के बालकों को में जो है विभेद कर पाए। यानी कि कक्षा के अंदर जो उच्च श्रेणी के बच्चे हैं, निम्न श्रेणी के बच्चे हैं, सामान्य श्रेणी के बच्चे, तो उन सबका जो है विभेद करना चाहिए, ऐसा हमें टेस्ट बनाना चाहिए। यानी कि हमें जो परीक्षण में या पेपर में जो है हमें कठिन प्रश्न भी रखने चाहिए, कठिन प्रश्न भी रखें, और हमें जो है सामान्य प्रश्न भी रखने चाहिए। उसके अलावा हमें जो है सरल प्रश्न भी रखने चाहिए, और ये समान अनुपात में होने चाहिए। मान लिया हमने 33 कठिन प्रश्न रख दिए, सामान्य भी 33 रख दिए और सरल भी 33 रख दिए। तो यहाँ पर जो प्रत्येक कैटेगरी का बच्चा होगा वो चाहे निम्न बुद्धि लब्धि का हो, सामान्य बुद्धि लब्धि का हो, उच्च बुद्धि लब्धि का, यानी कि जो होशियार बच्चा है जो निम्न का होगा वो 33 नंबर ला पाएगा, जो सामान्य का होगा वो 66 नंबर ले आएगा, और जो उच्च बुद्धि लब्धि का होगा 100 या 99 नंबर ले आएगा। तो इससे जो है हम इस टेस्ट के माध्यम से जो है हम छात्रों में पहचान पाएंगे कौन किस कैटेगरी का है, और हर प्रत्येक बच्चे को जो है इस टेस्ट के माध्यम से परीक्षण करने का हमें जो है मौका मिलेगा। तो अच्छे परीक्षण की विशेषता में जो है हमारा जो है डिस्क्रिमिनेशन की भी एक विशेषता होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो है प्रत्येक कैटेगरी को ध्यान में रखकर वो परीक्षण बनाना चाहिए। मानक, अगला हमारा जो विशेषता होती है जो टेक्निकल विशेषता है यानी तकनीकी विशेषता है, उसमें आता है मानक। मानक को इंग्लिश में हम नॉर्म्स बोलते हैं। नॉर्म्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसे समझने के लिए नॉर्म्स भी लिखा हुआ आ जाता है। तो इस मानक को समझते हैं। यहाँ पर मानक का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की किसी विशेष समूह में स्थिति क्या है, तो ये क्या हुआ, मानक हुआ। इसे इस प्रकार से समझेंगे मानक क्या होता है, हम प्रत्येक परीक्षा में या प्रत्येक समूह में, मान लीजिए कक्षा 5 है या कोई क्लास है, या मान लीजिए कक्षा 5 है और कक्षा 5 में मैथ है, मैथ का हमने क्वेश्चन पेपर लिया, हमने 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर, तो हमने पहले से मानक बना लिया कि 33% लाने वाला पास होगा और 60% लाने वाला जो है प्रथम श्रेणी में होगा और 80% लाने वाला जो है उच्च श्रेणी का होगा। तो हमने क्या किया कि जो बच्चे 33 से नीचे आए तो उनको हमने फेल माना, जो 33 लाए वो पास माने गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एक मानक निश्चित कर लिए, एक नॉर्म्स बना लिए। उन मानकों को निश्चित करने के बाद क्या किया हमने, जो उन बालकों की हम तुलना करते हैं उन मानकों से, और यह पता लगाते हैं समूह में कि कौन कक्षा में किस स्थिति में है। तो मानक जो हमने निर्धारित किए उन मानकों के जो है उनसे तुलना करके अन्य जो भी हमारे बच्चे हैं उस समूह में, उस ग्रुप में, उस कक्षा में, तो उनकी तुलना करते हैं उन मानक से, उन नॉर्म से, और तुलना के आधार पर हम पता लगाते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, कि बच्चा पासिंग मार्क्स है, बच्चा प्रथम श्रेणी का है, बच्चा उच्च है यानी प्रतिभाशाली है। तो अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषताओं में मानक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आपका अगला आता है मानकीकरण। यानी मानकीकरण जो होता है, इसको जो समझने के लिए आपने मानक समझ लिया, मानक हमने सेट कर दिए। उन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए जो है, जब हम मानकों को सुनिश्चित कर देते हैं तो वही क्या होता है, मानकीकरण होता है। जैसे हमने माना कि जैसे आप जानते हैं कि सीटेट होता है आपका, सीटेट है आपका, यूपी टेट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने एक मानक बना लिया कि 90% से
का एक मानक बना लिया कि इस मानक को प्राप्त करने वाला ही बच्चा पास माना जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक स्टैंडर्डाइज परीक्षण हो गया कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो 90 नंबर लाएगा वही पास माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस परीक्षण से स्पष्ट होता है कि कौन बच्चा इस लायक है कि इस जो हम चाहते थे कि इतनी बुद्धि मतलब इतना योग्य है या नहीं है। तो हमने एक मानक बना लिया कि 90% वाला ही जो है सीटेट पास माना जाएगा, यूपी टेट पास माना जाएगा। और उस पर हमने फिर डिसाइड कर दिया मानक को कि मानक डिसाइड कर दिया कि इतने मानक पर जो है सीटेट पास माना जाएगा। तो 90 नंबर का मानक बनाया, जो 90 नंबर हमने बनाए तो वो हुआ एक मानक। और 90 नंबर का जब हमने मानक बना लिया, उस मानक को जो है हमने सेट कर दिया कि 90 नंबर का मानक बना लिया। तो उसे सेट करने के बाद कि 90 नंबर लाने वाला जो है सीटेट पास हो जाएगा, सीटेट या यूपी टेट या सुपर टेट पास माना जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपका मानकीकरण हुआ, जिसमें मापदंड स्थिर करने पर उस परीक्षण की गुणवत्ता या शुद्धता में संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। यानी कि जब हमने मानक सेट कर दिए, स्थिर कर दिए, तो उस परीक्षण में क्या होता है, उसकी गुणवत्ता और शुद्धता में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। यानी कि वो सबके लिए सेट है पहले से कि 90 नंबर पाने वाला ही बच्चा इस योग्य है कि उसे जो है अध्यापक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो हमने पहले से ही उसमें सेट कर दिए मानक कि इतने नंबर लाने वाला जो है बच्चा पास माना जाएगा। तो इसमें जो है इस परीक्षण में जो है इसकी गुणवत्ता में और शुद्धता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर गुणवत्ता में और इसकी जो शुद्धता में है कोई भी जो है कमी नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी टेक्निकल विशेषताएं हुई। और टेक्निकल विशेषताओं के बाद हम आते हैं, अब हमारी जो आती हैं व्यावहारिक विशेषताएं। अब व्यावहारिक विशेषताओं में जो है सबसे पहले आपकी आती है नंबर 1 पे उद्देश्य। अब उद्देश्य को देखेंगे, यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का मतलब होता है प्रत्येक परीक्षण को किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी कि जब हम कोई परीक्षण बना रहे हैं, व्यावहारिकता में हम देखेंगे तो कोई उद्देश्य होगा जब भी हम परीक्षण बनाएंगे। जैसे कि हम किसी नए बच्चे को नई कक्षा में प्रवेश देते हैं तो हम उसका पूर्व ज्ञान चेक करते हैं। तो हम उसका पूर्व ज्ञान को चेक करने के लिए मान ली कक्षा 4 में हम बच्चे को लेना है, तो हम कक्षा 3 के लेवल का हम एक टेस्ट तैयार करेंगे। तो हमारा क्या उद्देश्य होगा, उसका पूर्व ज्ञान चेक करने की कक्षा 3 का उससे आता है या नहीं आता है। तो ये क्या हुआ हमारा, जब हम उसका पूर्व ज्ञान चेक कर रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा, उसका उद्देश्य हमारा मतलब कि व्यावहारिकता में क्या हुआ कि उस परीक्षण का हमारा क्या उद्देश्य हुआ कि उसका हमने पूर्व ज्ञान चेक किया। तो हमारा उद्देश्य होता है किसी भी परीक्षण को बनाने के लिए, तो उद्देश्य जरूरी है। किसी भी मतलब परीक्षण की एक व्यावहारिक जो विशेषता है वो होती है उद्देश्य। तो इसके बाद आपका जो आता है व्यापकता। व्यापकता का मतलब होता है कि परीक्षण में इस प्रकार से प्रश्नों को स्थान दिया जाए जो उस विषय से संबंधित समस्त पक्षों को चेक कर सके। यानी कि यदि आप हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं, यानी हिंदी का आप परीक्षण कर रहे हैं, यानी हिंदी का आपने प्रश्न पत्र बनाया, हिंदी की परीक्षा है आपकी, तो हिंदी की परीक्षा में क्या होगा आपका कि आप बच्चे के जो है गद्य से संबंधित, पद्य से संबंधित और कविता से संबंधित और उसकी व्याकरण, उसका जो है लेखन, उसका नाटक, यानी कि उसका जो सभी शैली हैं, उसकी जो भी विशेषताएं, हिंदी के सारे पक्षों के हम जो है वहां पर जांच कर पाए। तो इस तरीके का जो परीक्षण होता है उसे व्यापक बोलते हैं। यानी कि जो परीक्षण की जो है एक विशेषता होनी चाहिए व्यापकता की, उस परीक्षण में व्यापकता हो। मान लीजिए आपका सी टेट या यूपी टेट का जो टेस्ट लिया जाता है, जो परीक्षण होता है, जो परीक्षा होती है, तो उसमें क्या होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, गणित होता है, पर्यावरण होता है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है। तो वहां पर जो है आपके सभी पक्षों को चेक किया जा सकता है। तो वो परीक्षण कैसा हुआ, आपका व्यापक परीक्षण हुआ। इसके बाद आपका आता है मितव्ययिता, जो आपका तीसरा वो है व्यावहारिक विशेषता, वो है मितव्ययिता। यानी कि परीक्षण ऐसा होना चाहिए कि परीक्षण में जो है समय, धन और जो है व्यक्ति, तीनों की दृष्टि से जो है वो मितव्ययी होनी चाहिए, यानी कम खर्चीला होना चाहिए। उसमें कम समय लगना चाहिए कि उस परीक्षण को लेने में कम समय लगे, उसे बनाने में, लेने में उसे जो है कम समय लगना चाहिए। उसमें धन भी कम खर्च होना चाहिए, पैसे की कम मतलब खर्च होना चाहिए। और उसमें जो कम व्यक्तियों का यूज हो, कि ऐसा ना हो कि हमने ऐसा परीक्षण बना दिया कि
हमने 30 बच्चों का परीक्षण लेना है तो 30 ही हमें अध्यापकों की जरूरत पड़ रही है उस परीक्षण को लेने के लिए, तो ये जो है उसमें अधिक व्यक्तियों की जरूरत होगी तो वो भी परीक्षण सही नहीं माना, तो वही अच्छी विशेषता नहीं होती। ज़्यादा धन मतलब कि ज़्यादा जो पैसा है वो उस पर भी जो है हम किसी परीक्षण में मान लीजिए 30 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चे पे हमने लगभग 1,000 रुपये खर्च कर दिए, तो वो भी जो है ऐसा परीक्षण भी ठीक नहीं होता। और जिसमें समय ज़्यादा लगे या जिसे बनाने में, जिसकी मान लें मूल्यांकन करने में, तो उस तरीके से जो है वो परीक्षण भी जो है समय की दृष्टि से भी सही नहीं होता। यानी कि मितव्ययिता के अनुसार जो समय, धन और व्यक्ति मतलब कि मैन पावर जो है कम से कम यूज होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी मितव्ययिता की विशेषता। इसके बाद जो अगली विशेषता आती है आपकी, जो व्यावहारिक विशेषता है, वो है आपकी सुगमता। अब सुगमता में क्या होता है? सुगमता का मतलब होता है ईजीनेस। ईजीनेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि परीक्षण के प्रशासन में आसानी हो। यहाँ पर लिख लेते हैं इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं सुगमता के, यानी कि परीक्षण के जो हैं प्रशासन में आसानी होनी चाहिए। प्रशासन में आसानी, प्रशासन में आसानी, प्रशासन में आसानी का मतलब होता है कि परीक्षण को जो है हम आसानी से लागू कर सकें। यानी कि उस परीक्षण को कहीं हम लागू कर रहे हैं किसी कक्षा में, किन्हीं बालकों के ऊपर, तो वो आसानी से लागू कर सकें। उसे जो है किसी भी अध्यापकों को या मैनेजमेंट को उसे करने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आसानी से वो लागू हो जाए। निर्देशन उसमें स्पष्ट होने चाहिए, मतलब निर्देश जो है उसके अंदर जो है निर्देश स्पष्ट हों कि क्या करना है आपको, वो स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, स्पष्ट एवं संक्षिप्त होने चाहिए। ये नहीं कि उसके निर्देश ही समझ में ना आए तो उस परीक्षण को बालक सही से नहीं कर पाते। यानी कि अध्यापकों में और बच्चों में कंफ्यूजन हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो निर्देशन संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। और सुगमता में जो है तीसरी विशेषता आती है आपको, जो प्रश्नों की भाषा है, प्रश्नों की भाषा जो है वो जो है आपकी सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं उसे आसानी से समझ सकें, अध्यापक भी जो है उस बात को समझ सकें कॉपी चेक करते समय। और जो उसका जो मूल्यांकन है यानी फलांक है, यानी जब हम अंक दे रहे हैं तो अंक भी जो है सुविधा मतलब आसानी से सुगमता से हम दे सकें, इस तरीके के हमें जो है टेस्ट तैयार करने चाहिए। यानी सुगमता की विशेषता जो है परीक्षण में होनी अनिवार्य है। अगली व्यावहारिक विशेषता है आपकी सर्वमान्यता। यानी सर्वमान्यता का मतलब होता है कि ऐसा परीक्षण जो सभी लोग सभी परिस्थितियों में मान सकें। यानी कि आपका यूपी टेट, सी टेट की जो परीक्षा होती है या किसी भी एग्जामिनेशन होता है, आपका कोई भी एग्जाम है, तो वो जो है सभी छात्रों को मान्य हो, यानी सबके लिए बराबर हो, सब व्यक्तियों और परिस्थितियों में जो है उसे मान्य हो, उसे लोग माने आसानी से। यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों पर वो जो है ना माने और कुछ लोग उस परीक्षण को माने। तो ऐसा परीक्षण बनाना चाहिए कि जो सभी के लिए मान्य हो, कि ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को पर वो मान्य नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए मान्य है, तो सभी के लिए मान्य होना चाहिए। और अब अगली जो आपकी व्यावहारिक विशेषता है वो है आपकी प्रतिनिधित्वता। यानी कि प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का, यानी व्यावहारिक विशेषता क्या होगी? अच्छे परीक्षण की जो व्यावहारिक विशेषता होगी वो होगी कि आपका जो परीक्षण है ऐसा होना चाहिए कि वो जिन पक्षों का आप मापन करना चाह रहे हैं उन सभी पक्षों का वो जो है प्रतिनिधित्व करे। कि आपने सी टेट में ही मान लीजिए सी टेट है आपका, तो वहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन होने चाहिए, यानी सीडीपी से भी क्वेश्चन होने चाहिए, आपके मैथ से भी क्वेश्चन होने चाहिए, आपके हिंदी से भी क्वेश्चन होने चाहिए, आपके जो पर्यावरण से भी क्वेश्चन होने चाहिए। यानी कि सारे ही पक्षों का प्रतिनिधित्व करे ऐसा परीक्षण होना चाहिए कि सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो तभी वो जो है अच्छा परीक्षण होगा। तो यहाँ पर अच्छे परीक्षण की जो है आपने मुख्य विशेषताएं पढ़ी। पहली आपकी वैधता, जो टेक्निकल विशेषता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदिकता, मानक, मानकीकरण, और इसके अलावा जो आपकी व्यवहारिक विशेषता है उद्देश्य, व्यापकता और मितव्ययिता, सुगमता और सर्वमान्यता और प्रतिनिधित्वता। तो ये जो है किसी भी परीक्षण, जो अच्छा परीक्षण होता है उसके अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप अपने डीएलएड, बीएड या सी टेट, सुपर टेट या किसी भी परीक्षा जो कि अध्यापक बनने से संबंधित परीक्षा है आप दे रहे हैं या आप उसकी तैयारी करते हैं, तो आप उन्हें शेयर कीजिए ये क्लास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि हम ऐसी वीडियो लगातार लाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।